एक दलीय प्रणाली की शुरुआत की थी और उसमें केंद्रीकृत नियंत्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। सोवियत गुट में धीरे धीरे 15 गणराज्यों का समावेश हो चुका था। इसमें पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, पूर्वी जर्मनी, ये सब सोवियत, लाटविया, एस्ट्रोविया, लिथुआनिया, ये सब मध्य एशिया के देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब सोवियत गुट में समाहित थे। और सोवियत गुट अपनी साम्यवादी व्यवस्था, जिसमें निजी पूंजी और संपत्ति के अधिकार को मान्यता नहीं थी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और नागरिक स्वतंत्रताओं का अभाव था, इस तरीके से सोवियत गुट का विकास हुआ था। लेकिन 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव के संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ के महाराष्ट्रपति बनने के बाद गुट में बदलाव की लहर आई। इसका 1991 में विघटन हो गया। सोवियत गुट के विघटन में मिखाइल गोर्बाचोव की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। क्यों? इन कारणों से। गोर्बाचोव ने आंतरिक सुधार लागू किए, जिसमें पहले को कहते हैं ग्लेस्टनास्ट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खुलापन। इसमें उन्होंने लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करने का प्रारंभ किया, शुरुआत की, और सभी दलों को शासन प्रणाली में हिस्सा लेने का अधिकार देने का विचार किया। सोवियत संघ में राजनीतिक सुधारों को ग्लेस्नास्ट के नाम से जाना जाता है। इसी दूसरा आंतरिक सुधार था पेरेस्ट्राइका, जिसका पुनर्निर्माण था। इसमें उन्होंने उदारीकरण को अपनाना शुरू किया, व्यवस्था को, नियंत्रित व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, जिससे संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई और निजीकरण की शुरुआत हुई। तो ये पेरेस्ट्राइका और ग्लेस्नास्ट आर्थिक सुधार पेरेस्ट्राइका थे, राजनीतिक सुधार ग्लेस्नास्ट थे। दोनों सुधार एक साथ लागू किए गए, लेकिन इन सुधारों का जनता तो स्वागत कर रही थी, कुछ कट्टरपंथी विरोध भी कर रहे थे। सोवियत संघ में शॉक थेरेपी चिकित्सा विज्ञान का शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक झटका देना, एक शॉक देना, और शॉक के द्वारा व्यवस्था में तुरंत परिवर्तन लाना। इस शॉक थेरेपी के तहत 3 तरह के बदलाव हुए। पहला आर्थिक बदलाव। आर्थिक बदलाव में निजी संपत्ति को मान्यता दी गई, निजी पूंजी, निजीकरण की व्यवस्था लागू हुई, व्यवस्था में सरकारी नियंत्रण का अभाव शुरू होने लगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्रों में शॉक थेरेपी के द्वारा बदलाव महसूस किए गए। राजनीतिक बदलाव में वहाँ चुनाव को मान्यता दी गई, सभी दलों को मान्यता दी गई, तथा सब लोग मिलकर एक नियंत्रित, एक केंद्रीकृत व्यवस्था के विरुद्ध आने लगे। ये राजनीतिक बदलाव हुआ। सामाजिक बदलाव में जो
सोवियत संघ के राज्य थे, उनमें जो असंतोष था, जो केंद्र बिंदु उसका सोवियत रूस था, अन्य राज्य अपने को अछूता महसूस कर रहे थे, वहाँ भी परिवर्तन की लहर शुरू हुई। सोवियत गणराज्य में पहले से ही असंतोष था। सोवियत गणराज्यों में तो 3 बदलाव हुए, चौथा ये है सोवियत गणराज्यों में असंतोष। जो सोवियत 3 बाल्टिक गणराज्य थे, लाटविया, लिथुआनिया, एस्ट्रोविया, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ये अलग होने के लिए प्रयास करने लगे। जो समाचार पत्रों पर नियंत्रण था वो समाप्त होने लगा और एक प्रकार से राज्य अपनी स्वतंत्र व्यवस्था करने के लिए उत्सुक दिखाई देने लगे। गोर्बाचोव के दूसरा है तो आंतरिक सुधार था, दूसरा है विदेश नीति में भी गोर्बाचोव ने बदलाव किया। गोर्बाचोव और अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच शिखर वार्ताओं का क्रम शुरू हुआ तथा ये दोनों जो शीत युद्ध में अपने दृष्टि से, अपने गुट के नज़रिए से समस्या को देखते थे, उसमें कमी आई तथा गोर्बाचोव के नेतृत्व में सहयोग 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ में सहयोग की शुरुआत हुई। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारण। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके विघटन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? पहला है सोवियत गणराज्यों और केंद्रीय सत्ता में विरोध, जैसा अभी मैंने बतलाया था। केंद्रीकृत व्यवस्था के गढ़ में रूस था और जो गणराज्य थे वो केंद्रीय सत्ता से अपने को दूर समझते थे। इसलिए जो सोवियत गणराज्य थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे, जिसमें पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ये सब अलग होना चाहते थे। सबसे पहले 3 बाल्टिक गणराज्यों लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने अपने को अलग करने की घोषणा कर दी। अर्थव्यवस्था की आर्थिक कमजोरियां। सोवियत संघ की व्यवस्था में महाशक्ति बनने के चक्कर में सोवियत संघ में सैनिक सुविधाएं काफी बढ़ा दी गई थी। अस्त्रों शस्त्रों की होड़ में काफी धन बर्बाद हुआ था, इसलिए अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी। नागरिकों में असंतोष था, उनको जीवन स्तर की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। ये आर्थिक कमजोरियां भी अर्थव्यवस्था की सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। तीसरा है लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताओं का अभाव। सोवियत संघ में, जैसा मैंने बताया, नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, लोकतंत्र का अभाव था, नागरिकों की स्वतंत्रता का अभाव था। उन्हें समाचार पत्रों पर पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था, वे केवल सरकारी खबरें पढ़ पाते थे, उन पर भी नियंत्रण था। इन अभावों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। गोर्बाचोव की क्रांतिकारी नीतियां। चौथा है गोर्बाचोव की क्रांतिकारी नीतियां। गोर्बाचोव के जो आंतरिक सुधार हुए, जो खुलेपन और पुनर्निर्माण की नीतियां लागू हुई, ये सुधार एक साथ लागू किए गए और गोर्बाचोव इन सुधारों को संभाल नहीं पाए। जहां कट्टरपंथी इन सुधारों का विरोध कर रहे थे, वहीं जनता इन सुधारों का समर्थन कर रही थी। इस तरह इन क्रांतिकारी नीतियों का लाभ सोवियत संघ को नहीं मिला और उसका विघटन हुआ। वैश्वीकरण। वर्तमान युग में विश्व में नई टेक्नोलॉजी, नई सुविधाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था।
सोवियत संघ के निवासी भी इस वैश्वीकरण में दुनिया से जुड़ना चाहते थे। वे वैश्वीकरण में विश्व के हिस्सा बनना चाहते थे, नई टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना चाहते थे, जन संचार सुविधाओं का लाभ लेना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जिनको उपलब्ध न होने के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। और अंतिम है पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में लोकतांत्रिक, पूर्वी यूरोप के जो देश साम्यवादी गुट में थे, पोलैंड, हंगरी, ये सब लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। यहाँ होने वाले चुनाव में साम्यवादी दलों को कम वोट मिल रहे थे, उनकी पराजय हो रही थी, उनकी व्यवस्था का विरोध हो रहा था। इस कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये तो कारण थे सोवियत संघ के विघटन के लिए। अब सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव क्या हुआ? सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बता दें। सोवियत संघ के विघटन के कारण पहला प्रभाव ये हुआ, द्विध्रुवीयता की समाप्ति और एक ध्रुवीयता का संकेत। जो शीत युद्ध के दौरान 1945 से 1991 विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था, दो ध्रुवीयता हो गई थी, 15 गणराज्यों में साम्यवादी व्यवस्था लागू थी। वो सोवियत संघ के विघटन के बाद समाप्त हो गई, सभी देश स्वतंत्र हो गए और अमेरिका का एकहरा वर्चस्व बढ़ने लगा, एक ध्रुवीयता के संकेत मिलने लगे। ये अमेरिका का वर्चस्व भी 21वीं सदी में क्षीण होता दिखाई दे रहा है। भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस नई उभरती हुई शक्तियों के रूप में है। रूस भी 2000 के दशक में तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत कर चुका है, अतः वह अमेरिका की नीतियों का विरोध कर रहा है। तो एक ध्रुवीयता का भी विरोध धीरे धीरे शुरू है और ये द्विध्रुवीयता की समाप्ति के बाद जो एक ध्रुवीयता की स्थिति थी वो बहु ध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है। 2009 में ब्रिक्स नामक एक समूह की 5 देशों ने स्थापना की है, जिसमें चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस हैं। तो इस तरह से G20 और ब्रिक्स के माध्यम से ये राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। शीत युद्ध का शीत युद्ध जो आपसी मनमुटाव था, तनाव था, एक दूसरे की निंदा आलोचना का दौर था, सोवियत संघ के विघटन के बाद वो समाप्त हो गया। अब सभी राष्ट्र किसी भी समस्या को अपने गुट के हित के दृष्टि से नहीं बल्कि मानव कल्याण की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर चुके हैं और शीत युद्ध का समापन हो चुका है। तीसरा है नए राष्ट्रों का उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी राज्य स्वतंत्र हो चुके हैं, जिसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये सब ने 14 राज्यों ने नए देश, नए राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली है। जो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित हो चुका है तथा रूस को ही सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की जगह अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है। वैश्विक समस्याओं के समाधान की उम्मीद। सोवियत संघ के विघटन के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब विश्व की समस्याओं जैसे दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति और मध्य एशिया की जो समस्याएं हैं उनके समाधान की उम्मीद प्रबल हो चुकी है। अब लगता है कि कोई गुट अपनी हित पूर्ति के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के, विश्व के कल्याण के उद्देश्य से विश्व की समस्या का समाधान करेगा।
पांचवा है साम्यवादी विचारधारा का पराभव और उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा का प्रभुत्व। सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी व्यवस्था का समापन हो चुका है। विश्व का रुझान साम्यवादी व्यवस्था की ओर से हट चुका है। हर जगह उदारवादी व्यवस्था का प्रचार हो चुका है। भारत ने भी 1991 के बाद पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया है और एक फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ फुकुयामा ने पूंजीवाद को इतिहास के अंत की संज्ञा दी है। इस प्रकार उदारवाद और पूंजीवाद आज विश्व की एक मान्यता बन चुकी है। बिना इसके विकास नहीं हो सकता। यह सत्य है कि इसमें मध्यम वर्ग का अंत हो जाता है और आर्थिक विषमता बढ़ती है, काला धन बढ़ता है, किंतु उसके बाद भी प्रतियोगिता आने से विकास तीव्र गति से होता है। इस कारण साम्यवादी व्यवस्था में लोग आलसी कामचोर हो जाते हैं, सरकारी नियंत्रण में केवल खाना पूर्ति करते हैं, काम नहीं करते। इस प्रकार इस समय विश्व में साम्यवादी विचारधारा की मान्यता समाप्त हो चुकी है। हर तरफ उदारवादी और पूंजीवादी विचारधारा का ही प्रभुत्व स्थापित है। ये थे सोवियत संघ के विघटन के प्रभाव। अब हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा और रूस के संबंध पर। भारत और रूस जब सोवियत संघ में था शीत युद्ध काल में, तो बड़ी गहरी मित्रता थी। सोवियत संघ से 1971 में भारत ने मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर भी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि यदि कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो वह देश अपने पर ही आक्रमण समझेगा और उसका मिलकर सामना करेगा। इसके पूर्व भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, किंतु उसका झुकान साम्यवादी व्यवस्था की तरफ था। बहुत सी परियोजनाएं सोवियत संघ की मदद से भारत में चलाई गई। 90 के दशक में भारत में भी अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी तथा रूस भी अपनी आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा। इसलिए 90 में भारत और रूस के संबंधों में थोड़ी कमी आई, किंतु 2000 के दशक में शीत युद्ध के बाद उत्तर शीत युद्ध काल में तेल की कीमतों में और खनिज पदार्थों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि होने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और रूस और भारत के संबंध पुनः आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रगाढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं। रूस भारत को विक्रमादित्य विमान वाहक पोत भी प्रदान किया है। रूस से प्रतिवर्ष ये निश्चित किया गया है कि भारत के साथ शिखर वार्ता संपन्न की जाएगी। भारत और रूस की शिखर वार्ताएं प्रतिवर्ष संपन्न होती हैं। सामरिक सहयोग के लिए भारत और रूस ने कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु के कुडलमपुरम में रूस की सहायता से आणविक संयंत्र भारत में लगाया जा रहा है। भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता की नीति के चलते यद्यपि अमेरिका और रूस दोनों से समान संबंध बनाए रखना चाहता है और भारत में उदारवादी व्यवस्था के संचार के साथ अमेरिका के साथ उसके संबंधों में थोड़ी निकटता आई है, किंतु रूस के साथ भी भारत अपने संबंधों को यथावत सुदृढ़ बनाए हुए है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हुआ। थोड़ा सा चैप्टर है, आप इसे बड़ी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे। कुछ प्रश्न हैं मैं बता रहा हूँ जिसे आप सुने होंगे तो याद करेंगे और इसका उत्तर देंगे।
खोजेंगे। पहला है बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई, पहला है बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई। दूसरा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तीसरा है साम्यवादी देशों का संगठन वार्सा पैक्ट का विघटन कब हुआ, वार्सा पैक्ट का विघटन कब हुआ। चौथा है पेरेस्ट्राइका से आप क्या समझते हैं, पेरेस्ट्राइका से आप क्या समझते हैं। पांचवा है ग्लासनास्ट का क्या अर्थ है। ठीक है, धन्यवाद।